1971 चक्रवात आता है और वो 6 साल के एक लड़के के ज़हन पर एक छाप छोड़ता है। तेज़ बारिश हो रहा था, हमारे फादर बाहर गए घर से, वो इमीडिएटली वापस आ गए और वो सीधे हमारे घर के अंदर नहीं आए, मगर घर के जो विंडो है विंडो के पास जाकर नॉकिंग किए। और हम लोग को बोले कि आप लोग सभी ऊपर चले जाओ क्योंकि लूना पानी आ रहा है। क्या सच में एक दिन ऐसा आएगा कि पानी ख़त्म हो जाएगा? एक बटरफ्लाई फॉर एग्जांपल कि कोई एक बटरफ्लाई अफ्रीका में फ्लैपिंग कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में हो सकता है। तो इंडिया में कोई बटरफ्लाई इसे फ्लैपिंग कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट वहाँ कोई तितली उड़ेगी तो यहाँ पर असर पड़ेगा क्या? यू कैनॉट बिलीव इट टुक 6 months टू गैदर 1 day ऑब्जर्वेशन थ्रू द ग्लोब, जबकि अभी 10 minutes में आप पूरा ग्लोब का ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। क्या मतलब मौसम वैज्ञानिक बादल देख के बता देता है कि ये कितनी देर बरसेगा या कितनी देर बरस सकता है? कोई भी व्यक्ति जो सुबह बिस्तर छोड़ के निकलता है ना, वो आसमान को देखता है। क्या ऐसा सच में होता है कि हरे पेड़ या काले उस पर बिजली जल्दी गिरती है? क्या ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? बादल फटने का क्या मतलब है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे बादल है वो बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी तो अचानक से सारा गिर गया, ऐसा तो नहीं होता है। ये सेंटीमीटर में मिलीमीटर में नापने का क्या मतलब होता है? मतलब भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो एम्ब्लेम है ये है आदित्य जायते वृष्टि। आदित्य जायते वृष्टि का मतलब होता है कि सन क्रिएट्स रेन। अभी मेरी उम्र इतनी नहीं हुई कि ये कहा जा सके कि जब मैं छोटा था। ये शायद संपादकों को कहना ठीक लगे, लेकिन मेरे बचपने में या हमारे बचपने में जिज्ञासा की पराकाष्ठा पर जब हम होते हैं तो बहुत तरह के ख्याल आते हैं कि अगर धरती गोल है तो हम गिर क्यों नहीं जाते, और ये आसमान से पानी क्यों गिरता है, या ये आसमान नीला क्यों होता है। फिर सोच और समझ का विकास क्रम जैसे जैसे बढ़ता है, हम पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों के जवाब मिलते हैं। अगर इसमें दिलचस्पी ज़्यादा हो तो हम इसके बारे में और पढ़ाई करते हैं, तो पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक मत ही हों, है ये सब विज्ञान ही। लेकिन जैसे अब अमेरिका में एक सोसाइटी है फ्लैट अर्थ सोसाइटी। अब उनका मानना है कि धरती जो है वो चपटी है, लेकिन ये सब कुछ अपने अपने मत हैं। कुल मिला के जो हम अभी तक सीख पाए वो ये कि सीख मिलती रहनी चाहिए। सबक ही सबक का सबसे बड़ा सबक है, और उसी क्रम में हम आपके लिए लाए हैं आज का लल्लन टॉप बैठकी, जिसमें हम विद्वानों से करते हैं बातचीत और उनके क्षेत्र के बारे में जानते हैं उन्हीं के जरिए। आज बैठकी में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, हम आपके फील्ड ऑफ वर्क पे जाएंगे और कैसे आपका काम और मौसम विभाग जिसको हम लोग कहते हैं, तो लेकिन सबसे पहले आप मुझे थोड़ा पीछे लेकर चलिए। 1971 उड़ीसा का में एक सुदूर टोला या गांव जिसे हम कहते हैं, वहाँ एक चक्रवात आता है और वो 6 साल के एक लड़के के ज़हन पर एक छाप छोड़ता है। वो लड़का देखता है कि उसके सामने पेड़ उखड़ गए, वो देखता है कि घर तबाह हो गए, लोग विस्थापित हो रहे हैं। उस समय पर वो ठानता है कि वो मौसम विज्ञानी बनेगा। वो ये सोचता है कि मैं इस फील्ड में करूंगा और मैं जीवन बचाऊंगा कुछ। आपने सही बताया। 1971 29 अक्टूबर में एक भीषण चक्रवात उड़ीसा कोस्ट को पारादीप के आसपास हिट किया था। इसमें लगभग 10,000 लोग मृत्युवरण किए और बहुत सारे घायल भी हो गए, और प्रॉपर्टी लॉस भी बहुत हुआ। और ये ऐसा साइक्लोन था कि एंटायर कोस्टल बेल्ट ऑफ टू वेस्ट बंगाल इसका इम्पैक्ट रहा था। हमारे ज़िले में भी ऐसे इम्पैक्ट रहा था, माने पारादीप से शुरू करके एंटायर नॉर्थ कोस्टल बेल्ट प्रभावित हुआ था। तब तो मुझे पता नहीं था कि ये साइक्लोन है कि क्या है, मगर हम लोग 6 साल के थे और हमारे 4 भाई बहन थे फैमिली में। हम सब खुश थे सुबह क्योंकि आज स्कूल छुट्टी है और क्योंकि गांव में यूजुअली कोई बच्चे स्कूल जाने के लिए इतना आगे नहीं आते हैं, क्योंकि खेलना कूदना इसमें मन रहता है। और तेज़ बारिश हो रहा था और इसके साथ साथ तेज़ हवा भी। हमारे फादर बाहर गए घर से
और नित्य कर्म कंप्लीट करने के लिए, और वो इमीडिएटली वापस आ गए। हमारे जो गांव के आसपास जो छोटे से तालाब है वहाँ से वापस आ गए, और वो सीधे हमारे घर के अंदर नहीं आए, मगर घर के जो विंडो है विंडो के पास जाकर नॉकिंग किए। हम लोग को बोले कि आप लोग सभी ऊपर चले जाओ, क्योंकि लूना पानी आ रहा है। लूना पानी मीन्स सलाइन वाटर, टाइडल वेव बंगाल की खाड़ी में हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं। और उन सभी को पता था कि ये लूना पानी जो होता है कि टाइडल वाटर, ये इमीडिएटली आता है, बहुत हाइट में आता है, वो लोगों को मारने का सबसे बड़ा किलर होता है ये साइक्लोन के साथ साथ। सो हम लोग सभी अंदर सीढ़ी लगा के चले गए। एक मिट्टी का घर था, मगर आप उड़ीसा वेस्ट बंगाल एरिया में देखेंगे वहाँ ये मिट्टी का घर में भी कभी कभी कुछ लोगों का दो स्टोरी होता है। जैसे ऊपर एक स्टोरी होता है जहाँ लोग सो पाते हैं, रह पाते हैं, सामान रखते हैं। सो हम लोग से ऊपर चले गए, और छत ऐसा होता है कोस्टल एरिया में कि ऐसे ट्रेंगुलर टाइप होता है, वहाँ एक रस्सी बांध दिया गया, बाई चांस पानी आ जाए और हम लोग वो रस्सी को पकड़ के हम सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि पानी के ऊपर छत ऐसा है, छन का यानी स्ट्रॉ का छत होता है, वो कैन फ्लोट हो सकता है। सो इसके साथ मेरे फादर गांव में हर घर के पास गए, वो तेज़ हवा और बारिश के साथ साथ, और सभी को बोला कि सभी आप हमारे घर आ जाओ, क्योंकि चक्रवात आ रहे हैं, और चक्रवात के साथ साथ ऐसे तेज़ हवा और बारिश तो हो रहा है, इसके साथ पानी आ रहा है, टाइडल वेव आ रहा है। सो आप शायद बिलीव नहीं कर पाएंगे, लगभग 300 लोग हमारा जो महापात्र फैमिली का जो ऐसे ही घर था उनके पास से भी आ गए, और शाम तक हम लोग रुके रहे हैं, सभी प्रेयर कर रहे हैं, रो रहे हैं, भीज गए हैं। शाम को ये धीरे धीरे कम हो गया हवा, बारिश भी कम हो गया, हम सब नीचे आ गए और देखा कि कुछ भी नहीं था। तब बहुत सारे मकान टूट गया था, और लोगों के घायल हो, किसका हाथ चला गया तो किसका पैर चला गया, और कुछ लोग निखोज हो गए, क्योंकि जो लोग बाहर थे वो सब निखोज हो गए, लाए शायद मर भी गए होंगे। और इसके साथ साथ रास्ता बंद हो गया, क्योंकि इतना बड़े पेड़ से भी गिर गया था, और तब तो कोई इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन लाइन नहीं था गांव पे, सो कम्युनिकेशन बंद हो गया, और कोई भी सामान लोगों के पास नहीं रहा। वो अक्टूबर महीना था, इसलिए धान भी जो बना था वो सभी स्पॉइल हो गया। सो इसके बाद हम लोग 1 साल तक चावल मिलना मुश्किल हो गया। फूड फॉरवर्ड प्रोग्राम में तो रोटी मिल गया, मगर चावल मिलना मुश्किल हो गया। और उस दिन क्या हुआ कि हमारा घर में जितना चावल था, मेरा मदर और आंटी दोनों मिलकर, जॉइंट फैमिली है हमारा, दोनों मिलकर खाना बनाए। वो जो स्ट्रॉ निकाल के, और जो चावल था, और ड्रमस्टिक लीफ, आपको पता होगा ड्रमस्टिक ट्री और बनाना ट्री, ये सब पहला कैजुअलिटी होते हैं। अच्छा, कोई भी तेज हवा होगा तो पहले कैजुअलिटी, पहले गिरेंगे ये सभी, समझो। वो सभी ड्रमस्टिक ट्री हमारा सभी का घर में होता है। वो उनका लीफ लेकर फ्राई कर दिए, और इसके साथ हम चावल खाए। इसके बाद चावल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। और ये तो ठीक है, बहुत सारे डाउन ट्रोडन फैमिली भी थे, वो सभी का हालत और ज़्यादा ख़राब हो गया था, और लोगों का लाइवलीहुड तो खेती था, और खेती बर्बाद हो गया। सो सभी लोग गांव से माइग्रेट कर लिए। माय फादर भी माइग्रेट करके कलकत्ता चले गए, और कलकत्ता से हम लोगों के पास कुछ पैसा भेज रहे थे। गांव में सभी फूड फॉरवर्ड प्रोग्राम में काम किए, रेशंस भी दिया गया। और वो जो एक्सपीरियंस, अनुभूति रहा उस टाइम का, वो एक अभूला स्मृति जैसे, माने अनफॉरगेटेबल मेमोरी जैसे रह गया। और जब हम बड़े हुए तो साइंस पढ़ने के लिए मतलब डिसीजन लेके हम साइंस पढ़ेंगे, और फिर अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिला कि हम मेट्रोलॉजिस्ट बने, और मेट्रोलॉजिस्ट बनने के बाद फिर अपॉर्चुनिटी मिला कि साइक्लोन जैसे डिजास्टर के साथ कैसे मुकाबला किया जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। सो जर्नी ऐसे रहा। मैंने भगवान के आशीर्वाद से, पेरेंट्स का ब्लेसिंग से भी, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैं पढ़ाई अच्छा चल रहा था। सो गांव का स्कूल में हम पढ़ाई किया। सो गांव का जो स्कूल हमारा नहीं था। अच्छा। तब सभी गांव में तो स्कूल नहीं था। सो एक चाटशाला था, उसमें हम एक जो मंदिर है गांव का मंदिर का चट्टान में स्कूल चल रहा था।
वो मैं नहीं स्कूल जा रहा था, एक दिन मेरा मदर ने उसको पिटाई करके मुझे ले लिया। सो ऐसे ही बोलते हैं, गिव मी अ गुड मदर, आई विल गिव यू अ गुड फैमिली। मदर ने इंसिस्ट किया कि मैं पढ़ना चाहिए, सो मुझे वो पिटाई करके एक दिन ले लिया, मैं रो रो के चला गया वो पाठशाला, और वही मेरा शुरुआत हुआ पढ़ाई करना। और वहाँ से फिर आप साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया बनते हैं। बन गए। बिल्कुल। तो अभी बहुत ही मौसम अनसर्टन चल रहा है, कभी बारिश हो रही कभी नहीं हो रही है, एक फोरकास्ट का नोटिफिकेशन आ जाता है शाम को कि कल ऐसा हो सकता है। आप मुझे बताइए कि मौसम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? हम जब कोई भी व्यक्ति जो सुबह बिस्तर छोड़ के निकलता है ना, वो आसमान को देखता है, क्योंकि यही सोचता है कि मॉर्निंग शोज द डे। हम भी बचपन पे ये प्रभाव पढ़े हैं, मॉर्निंग शोज द डे, कि सुबह जैसे आसमान रहेगा शाम तक ऐसे ही आसमान रहेगा, माने मौसम सुबह जैसे है शाम तक ऐसे ही शायद रहेगा। मगर आप जैसे आज ही आप बात करें देखेंगे तो जैसे सुबह का मौसम और 10 बजे का मौसम में हेल एंड हेवन डिफरेंस है, क्योंकि मौसम का परिवर्तन बहुत रैपिड होता है। और मौसम को यूजुअली हम दिन का तापमात्रा और बारिश के और क्लाउड कंडीशंस, विंड्स, ह्यूमिडिटी के बारे में इसको प्रकाश करते हैं। और ये मौसम का जानकारी बहुत ज़रूरी है मानव जाति के लिए और ईच इंडिविजुअल के लिए। ये महसूस किया था जब भी मानव समाज प्रतिष्ठित हुआ। आप देखें कोई भी एंशिएंट लिटरेचर आप देख लीजिए, माने इंटरनेशनल लिटरेचर देखिए, नहीं तो इंडियन लिटरेचर देखिए, वेदास देखिए, आप कोई ऋग्वेद देखिए कि साम, यजुर्वेद और अथर्ववेद देखेंगे, सभी वेद में ये मेंशन हुआ है कि मौसम का जानकारी बहुत ज़रूरी है। इवन आप इनडायरेक्टली आप देखेंगे इसमें ये कोशिश किया गया एक्सप्लेन करने के लिए जो साइंटिफिक फैक्ट्स है। मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट्स मैंने बताऊंगा। जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो एम्ब्लेम है ये है आदित्यात् जायते वृष्टि। आदित्यात् जायते वृष्टि का मतलब होता है कि सन क्रिएट्स रेन। सन क्रिएट्स रेन। सो आप अभी भी देखिए जो हमारा वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल के हिसाब से सनशाइन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो वाटर पार्टिकल्स है वो इवापोरेशन होता है, वेपोरेशन होता है, वो वाटर वेपर लाइटर होता है ड्राई एयर के हिसाब से, इसलिए ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो हायर यू गो कूलर यू फील, वो कोल्ड एयर के संस्पर्श में आता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं जो स्मॉल वाटर पार्टिकल्स, क्लाउड इज स्मॉल वाटर पार्टिकल्स, वो कोलेस करते हैं। जो कोलेस करते हैं वेट बढ़ता है और इन पर्टिकुलर स्टेज वो फॉल डाउन होते हैं। जो फॉल डाउन होता है वो 3 तरीके में फॉल डाउन हो सकता है। एक होता है कि वाटर फॉर्म पे, इसको हम रेनफॉल बोलते हैं, कभी आइस फॉर्म पे, इसको हम हेलस्टॉर्म बोलते हैं, है ना, और कभी स्नो फॉर्म पे इसको आता है। सो ये 3 फॉर्म होता है। सो ये भी बोला है कि आकाशात् पतित त्रयम यथा गच्छति सागरम, है ना। सो ये भी डिस्क्राइब किया गया कि ये सभी जो घिर रहा है ये सभी फाइनली सागर को जा रहे हैं, समुद्र को जा रहे हैं। दैट ऑल्सो वी नो नाउ। So science was explained to some extent directly or indirectly in the ancient literature. फिर मेडिएवल का है तो जब चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र में ये मेंशन किए हैं कि रेनफॉल मेजरमेंट इज वेरी क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर। सो इतना नहीं, उन्होंने एक रेन गेज भी डिवाइस उन्होंने एस्टेब्लिश किया, एक सिलेंड्रिकल रेन गेज जिसमें डेप्थ ऑफ वाटर मेजर कर रहे थे। और आज का रेन गेज जो यूज हो रहा है ग्लोबली आप देखेंगे वो भी सिलेंड्रिकल है, कॉन्सेप्ट इज सेम। सो ये बोल रहा हूँ कि एंशिएंट लिटरेचर ऑल्सो हेल्प्ड इन इवॉल्विंग द साइंस ऑफ मेट्रोलॉजी। सिमिलरली आप ग्रीक लिटरेचर देखेंगे, अरिस्टोटल ने लाया मीटरोलॉजी का, और मीटरोलॉजी का में वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन हुआ है। मगर इंस्ट्रूमेंटल मीटरोलॉजी शुरू हुआ इन 1700 जब यूरोप से, हाँ यूरोप से, जब गालीलियो का थर्मोमीटर पहले आया। अच्छा, ओके, एयर थर्मोमीटर। फिर इसके बाद धीरे धीरे सभी इंस्ट्रूमेंटेशन आया। सो इंस्ट्रूमेंटल पीरियड शुरू हो गया, देन ऑब्जर्वेशनल सिस्टम्स लिया गया। तब लोगों ने समझ लिए कि वेदर का कोई बाउंड्री नहीं है, कंट्री बाउंड्री नहीं है वेदर का, इट्स ग्लोबल इन नेचर। इसलिए उन्होंने डिसीजन किया क्या करें कि आप वेदर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो सभी ऑब्जर्वेशन एट ही टाइम लेना चाहिए। इसको बोला गया कि सिनॉप्टिक ऑब्जर्वेशंस और साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशंस। सो साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशंस लेकर ऑब्जेक्टिव यही था कि हम एक जैसे अभी जैसे कैमरा से हम फोटो ले सकते हैं, सैटेलाइट से टोटल ग्लोब का फोटो ले सकते हैं, अभी वो ऑब्जर्वेशन ऐसे लिया गया एट ए टाइम, जैसे कि आप एक फोटो जैसे कंप्लीट स्टेटस अभी क्या है एटमॉस्फेयर का आप चित्रित कर सकते हैं।
सो इसको बोला गया, पूरे मतलब वाइडर एटमॉस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पे, कोई भी टोपोग्राफी, सारी टोपोग्राफी को मिलाकर जो गुजरात से लेकर चेरापूंजी तक और पूरा आप देखते हैं। अच्छा, ठीक। मगर ये टोपोग्राफी को ख्याल रखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि जो प्रेशर ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं इसको मीन से लेवल को कन्वर्ट करिए। क्या मैं मतलब इसको थोड़ा आपको तोड़ना पड़ेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे टोपोग्राफी, कोई आप हिमालय के ऊपर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं प्रेशर का, कोई आप बॉम्बे के पास ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, दिल्ली में ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, बॉम्बे का हाइट दिल्ली का हाइट अलग अलग है। सो इसको एक स्टैंडर्डाइज्ड हाइट में प्रेशर क्या होगा बॉम्बे में, प्रेशर क्या होगा दिल्ली में। अच्छा, हम सम पर लाते हैं। हाँ, समझा। इसको हम क्या करते हैं, जो मीन सी लेवल है इसको स्टैंडर्ड पकड़ गया, समझा। इसके हिसाब से पूरा वर्ल्ड में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया। सिमिलरली एट ए स्टैंडर्ड हाइट टेम्परेचर मेजरमेंट लिया गया। यू कैनॉट बिलीव इट टुक 6 months टू गैदर 1 day ऑब्जर्वेशन थ्रू आउट द ग्लोब, जबकि अभी 10 minutes में आप पूरा ग्लोब का ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। एक दिन का वेदर मैप करने या केवल ऑब्जर्व करने के लिए 6 महीने लगे। 6 महीने और आज लगते हैं 10 मिनट। 10 मिनट। ओके, 10 मिनट। इसके अलावा जो सिनेप्टिक ऑब्जर्वेशन में बात कर रहा था, धीरे धीरे जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ते रहा, सो लोगों ने सोचा कि इसको लेकर एक कंपोजिट बनाया जाए, जैसे कि हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्या होता है, इसका इम्पैक्ट में क्या होता है, बारिश कहाँ होता है, क्लाउड कहाँ होता है, विंड कैसे होता है। सो इसको बोला गया सिनेप्टिक मेट्रोलॉजी, दैट इज द बिगनिंग। सो सिनेप्टिक मेट्रोलॉजी जब बन गया, इसको यूज करके लोगों ने फोरकास्ट देना शुरू किया। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ वेदर फोरकास्ट स्टार्टेड विथ सिनेप्टिक मेट्रोलॉजी, माने exploiting the observational information from the instruments located throughout the globe. ऐसे क्या इंस्ट्रूमेंट है कि पता चलेगा कि बादल की डेंसिटी बढ़ गई और अब बारिश होने वाली है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि वो पिक्चर क्लियर करेगा कि ऑब्जर्वेशन तो हम समझ गए कि ऑब्जर्वेशन के आधार पर प्रेडिक्शन, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन कैसे होता है वो बताइए। ऑब्जर्वेशंस यूजुअली 3 तरीके में हम लेते हैं। एक होता है कि सरफेस बेस्ड ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क, दूसरा होता है कि ऑफर एयर ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क, तीसरा होता है स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क। जमीन, हवा, स्पेस। हाँ, जमीन का जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है, इसमें पहला होता है कि जो पहले शुरू हुआ, इट्स ए मैन ऑब्जर्वेशन, मैन्ड ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशंस वेयर we take the manually from each instrument, like we have got thermometer for temperature, barometer for pressure, hygrometer for humidity, rain gauge for rainfall, and cloud estimation वो एस्टिमेशन किया जाता है नेकेड आई में। कितना ऑक्टा, माने टोटल स्काई को 8 भाग में डिवाइड किया जाता है, इस भाग को हम ऑक्टा बोलते हैं। कितना ऑक्टा में क्लाउड है, और क्लाउड को डिफाइन किया गया 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड, लो क्लाउड, मीडियम क्लाउड, हाई क्लाउड। लो क्लाउड में है स्ट्रैटस क्लाउड, स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है वो थंडरस्टॉर्म क्लाउड है। क्यूमुलस क्लाउड आप पहचान लगे, वो कॉलीफ्लावर जैसे क्लाउड दिखाई देता है, वो क्यूमुलस क्लाउड है। जो एक व्हाइट सीड जैसे क्लाउड दिखाई देता है, वो स्ट्रैटस क्लाउड है। और जिससे जो एक कॉटन बाउल जैसे दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रैटोक्यूमुलस है। अच्छा, तो ये चारों तरफ जो क्लाउड है, इसमें सबसे डेंजरस क्लाउड होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो दिखाई देता है एक वेरी टॉल क्लाउड, आप दिखाई देगा सिलेंडर टाइप, और ऊपर से एक एनविल जैसे जा रहा होगा। अच्छा, सो काला बादल जैसे हम बोलते हैं, बहुत डीप ग्रे कलर का होता है, कभी 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 व्हाइट भी होता है। उसमें बहुत सारे आइस पार्टिकल होता है, वाटर पार्टिकल होता है, और तेज हवा चलता है इसके अंदर। अप ड्राफ्ट होता है, डाउन ड्राफ्ट होता है। ये अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट की वजह से फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन से 4 सेपरेशन होता है बेस ऑफ द क्लाउड और हाइट ऑफ द क्लाउड के बीच में। सो 4 सेपरेशन हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। सो पहले क्लाउड के अंदर लाइटनिंग होता है, जब क्लाउड के अंदर लाइटनिंग हो गया, दूसरा क्लाउड भी डेवलप हो जाता है, और दोनों क्लाउड भी होता है, इंटर क्लाउड लाइटनिंग होता है। और एक क्लाउड में जब 4 सेपरेशन हो गया, अर्थ सरफेस भी चार्ज है, सो इसलिए अर्थ सरफेस और क्लाउड के बीच में भी 4 सेपरेशन हो जाता है। फिर क्लाउड से अर्थ को करंट फ्लो होता है, इसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, ग्राउंड लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। सो इसको भी ऑब्जर्व किया जाता है। सिमिलर जब बारिश होता है, किसी फॉर्म बारिश हो रहा है, इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के रेन गेज जैसे बताया। इसके अलावा धीरे धीरे फिर हम क्या किया कि सी सरफेस में मेजर करने के लिए भी सेंसर, जो सेंसर से हैं, सी सरफेस में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए इंस्टॉल किया गया। इसको बोला गया बोई, मीटरोलॉजिकल बोई। सो मीटरोलॉजिकल बोई में भी अपार्ट फ्रॉम वेदर सेंसर्स,
इसमें भी सी सरफेस टेम्परेचर, सी वाटर हीट कंटेंट एट्सेट्रा, वेव करंट, वेव्स, इसको भी मेजर किया जा रहा है। सो सिमिलरली जब आप हिली एरिया में जाते हैं वहाँ स्नो गेज लगाया जाता है कि स्नो आप मेजर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आप ड्यूज मेजर किया जाता है, ड्यू गेज लगाया जाता है, ग्रास रूट थर्मोमीटर लगाया जाता है, सॉइल टेम्परेचर मेजर किया जाता है, सॉइल मॉइस्चर मेजर किया जाता है। सो डिफरेंट पर्पज के लिए भी डिफरेंट सेंसर्स डेवलप हुआ, इसको लेकर से मेजरमेंट लिया गया। फिर भी जो मैं बात कर रहा था कि जो रिमोट एरिया है इसमें ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा मेजर ब्रेक थ्रू आया 1960 में वर्ल्ड वाइड, जब फर्स्ट टाइरस सैटेलाइट टाइरस 1 अप्रैल 1960 में लॉन्च किया गया यूएसए में। ये एक पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट था, लिमिटेड स्वाथ एरिया था, मगर एक मेजर ब्रेक थ्रू था क्योंकि सी एरिया में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था। आप देखेंगे 1960 से पहले जितना साइक्लोन वर्ल्ड वाइड डेवलप हुआ है उनका आइदर अंडर एस्टिमेशन हुआ, नहीं तो ओवर एस्टिमेशन हुआ, बहुत सारे मिसिंग हुआ जो कि सी एरिया में डेवलप होता है। 1960 के बाद जब इसे साइक्लोन मॉनिटरिंग करने के लिए एक सैटेलाइट आ गया, धीरे धीरे लोग इसको यूज़ किए, टेक्निक भी आ गया कैसे इसको यूज़ करना है, द्वारक टेक्निक आया 1972 में। फिर दूसरा एक ब्रेक थ्रू आया 1974 में। 1974 में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है कि ये आधा घंटा में पूरा ग्लोब का पिक्चर ले सकता है, जो कि पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ओनली 1 या 2 पिक्चर ले सकता है इन ए 24 आवर्स पीरियड। दैट इज अगेन फॉर ए लिमिटेड एरिया में भी 500 किलोमीटर्स और 1000 किलोमीटर्स एरिया के ऊपर ले सकता है। सो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हाफ एन आवर जब दिया सो कोई भी साइक्लोन मिस नहीं हुआ। और वो 1974 में यूरोपियन सैटेलाइट आया। इसके बाद ब्रेक थ्रू हुआ 1983 जब इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट सीरीज शुरू हुआ, और अभी इनसैट 3D सीरीज चल रहा है। इनसैट 3D 3DR2 सैटेलाइट से एवरी हाफ एन आवर पिक्चर लिया जा रहा है, और 15 मिनट्स हम कैस्केडिंग किए हैं, इसरो जो लॉन्च किए हैं। सो एवरी 15 मिनट्स हमारे पास अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंडिया का है। ये इंडिया को सिर्फ नहीं पूरा वर्ल्ड को सपोर्ट दे रहा है। और हमारा जो कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स है, क्योंकि वेदर जैसे मैं बता रहा था कोई बाउंड्री नहीं है, सभी लोग कोऑपरेट करते हैं। सो हम सभी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट का जितना ऑब्जर्वेशन कोई डिफरेंट सैटेलाइट्स में लिया जा रहा है, ये सब एक्सचेंज होता है, हमको भी मिलता है, हमारा सैटेलाइट उनको भी जाता है। सो अभी सैटेलाइट पूरा कवर कर रहे हैं। सिमिलरली और एक दूसरा चैनल शुरू हुआ जब 1950 अराउंड 1950 रडार का मेट्रोलॉजी आया। सो पहले तो रडार सिर्फ जब एक्चुअली आई विल टेल यू नॉट 1950, इट इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब फाइटर्स प्लेन जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका जो टारगेट है, टारगेट मिस हो रहा है, क्योंकि वेदर इन्फ्लुएंसेस एविएशन वेरी सिग्निफिकेंटली। कि जब फ्लाइट जा रहे थे हाइट ऑफ 10 to 12 किलोमीटर, वहाँ विंड स्पीड कभी कभी कुछ एरिया में 200 किलोमीटर हो सकता है। सो प्लेन का स्पीड 800 किलोमीटर, आपका विंड स्पीड 200 किलोमीटर, आइदर इट कैन बी 800 प्लस 200 और इट कैन बी 800 माइनस 200। इसलिए आप प्लान किए होंगे मैं रात को पहुंचूंगा वहाँ बम्बिंग करूंगा, कि मगर एक्चुअली आपका पहुंचना लेट हो जाएगा, नहीं तो अर्ली हो जाएगा, इसलिए आपका टारगेट मिस हो जाएगा। सो तब मेट्रोलॉजी को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला। थ्रू आउट कंट्री पीपल थॉट दैट वी शुड गो फॉर मेजर इंटरवेंशन इन मेट्रोलॉजी। सो धीरे धीरे रडार्स आ गया। सो रडार्स के 1950 में स्पेशली इंडिया में 1950 में विंड फाइंडिंग रडार पहले दमदम एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, और धीरे धीरे वैसे चलता रहा। फिर क्या हुआ कि जब 1970 में एक साइक्लोन आया, आपको पता होगा भोला साइक्लोन, 300,000 पीपल डाइड इन बांग्लादेश। 300,000 वन साइक्लोन पे। 1971 साइक्लोन जो मैं बात कर रहा था 6 साल का, 10,000 लोग मर गए। ऐसे आसपास में भी ऐसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ईस्ट कोस्ट स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। तब एक साइक्लोन डिस्ट्रेस मिटिगेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कैबिनेट सेक्रेटरी का नेतृत्व में। इसमें डिसीजन हुआ कि एंटायर ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट शुड बी कवर्ड बाय रडार। वो एक मेजर ब्रेक थ्रू रहा। सो बाय 1973 पूरा ईस्ट कोस्ट में 11 साइक्लोन डिटेक्शन रडार लगाया गया। वो रडार सभी था एनालॉग रडार। इसमें आप इमेज देख सकते हैं, क्लाउड को आप क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, क्लाउड का इंटरनल प्रॉपर्टीज नहीं जान पाएंगे, क्लाउड में कितना बारिश होने वाले वो पकड़ नहीं पाएंगे, मगर आप साइक्लोन डिटेक्ट कर पाएंगे, साइक्लोन लोकेशन जान पाएंगे, साइक्लोन का कैरेक्टरिस्टिक्स आप एनालिसिस कर पाएंगे। सो इसको आप स्क्रीन में देखेंगे, मगर तब तो इंटरनेट वगैरह नहीं था,
वो इमेज भेजना मुश्किल था। सो इस द टाइम हम साइरेफ एक कोडेड मैसेज जनरेट कर रहे थे। वो मैसेज के जरिए वो साइक्लोन का स्ट्रक्चर क्या है, कोस्टल रडार जैसे कोई मछलीपट्टनम में है कि पारादीप है, वो भेज रहे थे एनालिसिस सेंटर को। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ रडार। सो बाय दैट वे मैं बोलूँगा कि धीरे धीरे कैसे हम डिजास्टर्स को जो हम मिसिंग कर रहे थे वो मिनिमाइज्ड हो गया। फिर इसके बाद इंटरवेंशन आया 2002 में, जब हम डॉपलर वेदर रडार इंट्रोड्यूस किया। सो 2002 में पहला डॉपलर वेदर रडार आ गया, आई थिंक चेन्नई में आया पहला डॉपलर वेदर रडार। इसके बाद अभी आप देखेंगे टोटल कंट्री में 37 डॉपलर वेदर रडार्स है। सो अभी आप देखेंगे कि एज ए कंट्री वी आर हैविंग ए वेरी ऑप्टिमम ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क विथ थाउजेंड्स ऑफ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस, ऑटोमेटेड रेन गेजेस, departmental observatories, observatories set up by academic R&D institutes, then satellites and radars. और एक बात हमने नहीं बोला, इंटरवेंशन आया 1940s में। ये डिसीजन हुआ एट द टाइम कि हम लोग सिर्फ सरफेस ऑब्जर्वेशन लेने से नहीं होगा, हमको अपर एयर ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए। सो हाइड्रोजन गैस फील्ड बैलून छोड़ा गया। वो क्या हमें बताता था? हाँ, सो बैलून में जो हाइड्रोजन गैस भरते हैं, हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट गैस, सो बैलून ऊपर जाता है। सो बैलून का वेट को ऐसे एडजस्ट किया गया जैसे बैलून जो स्पीड में जाएगा वही स्पीड एटमॉस्फेयर का है, माने एटमॉस्फेयर का स्पीड और बैलून का स्पीड को एडजस्ट किया गया। सो इसको थियोडोलाइट में फॉलो किया गया। सो एवरी सेकेंड या एवरी मिनट आप बैलून का पोजिशन नोट कर लेंगे तो आप बैलून का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मिनट टू अनदर मिनट, टाइम तो पता है, बैलून का वेलोसिटी निकल जाएगा। बैलून का वेलोसिटी वही है जो एटमॉस्फेयर का विंड का वेलोसिटी है। सो बैलून के जरिए में हम विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड इन अपर एटमॉस्फेयर अप टू ए हाइट ऑफ 6 to 8 किलोमीटर्स विदाउट एनी सेंसर्स मेजर कर लिए हैं। इसको बोला गया पायलट बैलून ऑब्जर्वेटरीज। 62 ऑब्जर्वेटरीज अभी भी है। फिर 1970s में और एक इंटरवेंशन आया कि ये सभी पायलट बैलून के साथ सेंसर्स भेजा गया। अच्छा, जो रिकॉर्ड करे। हाँ, जो सेंसर मैं आपको बोल रहा था कि ग्राउंड में लगाया रहे, अभी भी लगा रहे हैं कि AWS, वो सभी सेंसर्स को हम बैलून के साथ लगाया। उसको में थर्मिस्टर रहा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, हाइग्रिस्टर रहा, और विंड स्पीड विंड डायरेक्शन तो ऐसे मेजर हुआ बिकॉज इट इज मूविंग लाइक दैट फॉलोइंग विद द थियोडोलाइट। ये थियोडोलाइट में फॉलो कर रहे थे। सो इसको बोला गया रेडियो संडे एंड रेडियो विंड इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, सो इसमें एक टेलीमेट्री सिस्टम का यूज़ किया गया। एक ग्राउंड बेस्ड टेलीमेट्री रहा जिसमें रिसीव करने के लिए सिग्नल, और बैलून के साथ एक टेलीमेट्री ट्रांसमीटर रखा गया। सो रियल टाइम पर हमको पूरा अप टू 30 किलोमीटर साइड प्रोफाइल, वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ टेम्परेचर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी सभी मिल गया। सो इसको सभी यूज़ किया गया। फिर विद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट GPS आ गया। सो अभी दुनिया भर में आप देखेंगे ये सभी GPS बेस्ड रेडियो संडे एंड रेडियो विंड है। फायदा क्या है? GPS में जो एक्चुअल लोकेशन है वो बहुत एक्यूरेट है। हाँ। सो पहले जो हम लोकेशन थियोडोलाइट में मेजर कर रहे थे वो अभी सभी रिप्लेस होकर GPS में मेजर हो रहा है, इसलिए इसका एक्यूरेसी ज़्यादा हो गया। ये सभी ऑब्जर्वेशंस को जो मैंने डिस्कस किया, ये सभी ऑब्जर्वेशन को लेकर हम क्या करते हैं कि प्लॉटिंग करते हैं, मैप तैयार करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो सभी मैनुअली हो रहा था, पूरा टाइम 6 घंटा लग रहा था डाटा कलेक्ट करना, फिर इसका एनालिसिस करना। इवन आई विल टेल यू इन द बिगिनिंग ऑफ 2000। मगर ना हो, ये सभी ऑटोमेटेड है। इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पे ऑटोमेटेड प्लॉटिंग, ऑटोमेटेड एनालिसिस, बट मैनुअल इंटरवेंशन है। आप मैनुअल एनालिसिस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ज़रूरत तो है। ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन ज़रूरत है अभी भी। और इसके बाद एनालिसिस होने से पता चल जाता है कि पहला करंट स्टेटस क्या है एटमॉस्फेयर, ओशन एंड अर्थ सरफेस में। हाई प्रेशर कहाँ है, लो प्रेशर क्या है, क्या इवोल्यूशन है ड्यूरिंग पास्ट 24 आवर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसका वर्टिकल स्ट्रक्चर है, क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, क्या इंटरेक्शन हो रहा है दूसरा सिस्टम के साथ, और क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है बेस्ड ऑन सिनेप्टिक नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। मगर ये सभी के साथ साथ हमको प्रेडिक्शन देना है। ये सभी नॉलेज देकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट दैट प्रेडिक्शन विल बी गुड ओनली फॉर 24 आवर्स। मगर आप अगले 5 दिन तक क्या बारिश होना कि नहीं होना है, कैसे टेम्परेचर रहेगा, हीट वेव होगा कि नहीं होगा, ये सब करने के लिए एक डायनामिकल एटमॉस्फेयर का प्रेडिक्शन होना चाहिए। क्योंकि एटमॉस्फेयर जैसे हम बात करें सुबह का जो एटमॉस्फेयर है शाम को वो नहीं है। सो एटमॉस्फेयर डायनामिक है, रैपिडली चेंज हो रहा है। सो इसको कैप्चर करने के लिए जो एटमॉस्फेयर में जो प्रोसेसेस चल रहा है,
इसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में डिफाइन किया गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें बताइए, मतलब मेरे पास कई सारे सवाल आए आपका ये पूरा, मतलब जो कि आपने एक पूरी जर्नी बताई कि कैसे हम बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था और कैसे कैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास आई हम उसको बेहतर मैप कर पाए, हम बेहतर ऑब्जर्व कर पाए। कुल मिला के प्रेशर को ऑब्जर्व करना, एटमॉस्फेयर में भी क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना, उसके आधार पर जो हमारे पास बेहतर सिस्टम आते गए और आज सेंसर्स और उससे भी मतलब क्लाउड्स को देखना। लेकिन मैं पहले एक बचकाना सा सवाल करना चाहता हूं जो मेरे मन में बाल सुलभ चंचलता के तहत आया है, वो ये कि क्या मतलब मौसम वैज्ञानिक बादल देख के बता देता है कि ये कितनी देर बरसेगा या कितनी देर बरस सकता है? ये पहले बताइए फिर हम। जी, ये हम मौसम विज्ञानी क्यों, कोई भी सिटीजन भी एसेस कर सकता है, हम सिटीजन साइंस बोलते हैं इसको। और जैसे हम बतला था कि 3 तरीका का बादल होता है, लो क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स में बारिश नहीं होता है, मीडियम क्लाउड में भी कभी कभी बारिश होता है तो वो ड्रिजल टाइप होता है, बारिश नहीं होता है। बारिश करने वाले क्लाउड होता है लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स में 4 तरीके का क्लाउड होता है। एक होता है स्ट्रैटस क्लाउड, जो का हाइट होता है रफली 800 फीट टू 1000 फीट। जैसे आप लोनावाला गए होंगे कि कोई हिल एरिया गए होंगे मानसून टाइम पर, आप देखेंगे क्लाउड आपको पास करता है, हाँ, वो स्ट्रैटस क्लाउड होता है। स्ट्रैटस क्लाउड में ज़्यादा बारिश नहीं होता है, ड्रिजल टाइप रेन हो जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड, जो कि कॉटन बाउल जैसे दिखाई देता है। इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा नहीं होता है, वो स्कैटर्ड वे में डेवलप होता है, मगर जब कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम हो जाता है, जैसे कोई लो प्रेशर सिस्टम है, इसमें बारिश हो जाता है स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड्स में। हिल एरिया में बारिश भी हो जाता है, इसमें लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है। क्यूमुलस क्लाउड जो होता है वो कॉलीफ्लावर जैसे, वो क्यूमुलस क्लाउड में भी बारिश हो सकता है क्योंकि वाटर कंटेंट होता है, मगर ज़्यादा इंपैक्ट वही होता है क्यूमुलस क्लाउड का हिली एरिया में होता है। नहीं तो कोई लो प्रेशर सिस्टम के साथ जब डेवलप होता है कि वेस्टर्न डिस्टेंस साथ डेवलप होता है। मगर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड सबसे डेंजरस क्लाउड होता है, जो मैं बोलता हूँ सभी को कसस होना चाहिए। और इसके सबसे डेंजरस शेप ऐसे एक सिलिंड्रिकल शेप होता है, उसका हाइट 10 to 15 किलोमीटर होता है और डार्क ग्रे कलर होता है, नहीं तो वाइट ग्रे कलर होता है। और इसके ऊपर में एक एनव्हील जैसे जाता है, एक शीट ऑफ क्लाउड जैसे एक डायरेक्शन में जाता है, मगर अदरवाइज ऐसे ही टॉल डेवलपमेंट होता है इसका। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वाटर पार्टिकल होते हैं और आइस पार्टिकल होता है, इसलिए हेवी डाउनपोर इसमें होता है। सो ये आप डेवलप हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि इसमें बारिश होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें स्ट्रॉन्ग विंड आता है। अच्छा, कि जब मैं बोला ना अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट होता है, जब शुरू हो जाता है डाउन ड्राफ्ट शुरू जो होता है, मैंने नीचे की तरफ विंड जब ज़्यादा आ जाता है तब ये आपको ठंडी हवा आता है, आप महसूस किए होंगे। और ठंडी हवा बहुत स्ट्रांग होता है, इसको हम गस्टिनेस बोलते हैं, नहीं तो स्क्वाल बोलते हैं। अच्छा, सो ये स्क्वाल बहुत डेंजरस होता है। विंड स्पीड जब 50-60 किलोमीटर हो जाता है तो ये घर तोड़ सकता है, पेड़ गिर सकता है और इलेक्ट्रिक पोल और ये तो भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये क्लाउड का और एक ये होता है, इसमें लाइटनिंग होता है और लाइटनिंग बड़ा डेंजरस होता है। जैसे साइक्लोन का डेथ तो इंडिया में लगभग नील हो गया, आप बोल सकते कि मैक्सिमम 10s and 20s हो रहा है, मगर लाइटनिंग में हर साल अराउंड 2500 पीपल इंडिया में अभी भी मर रहे हैं। ये बड़ा चैलेंज है, उसको कम करना है। सो लाइटनिंग जब होता है लोगों को पता चल जाना चाहिए अवेयरनेस से। आप देख रहे हैं इतना बड़ा क्लाउड डेवलप हो रहा है तो लाइटनिंग हो सकता है। पहले लाइटनिंग क्लाउड टू ग्राउंड नहीं होता है, पहले क्लाउड के अंदर लाइटनिंग होता है, दिखाई देता है। सो आप बाहर है तो अंदर आ जाना चाहिए जब ऐसे क्लाउड डेवलप होता है। सो क्लाउड देखकर कोई भी सिटीजन इसको अवेयरनेस के साथ ये महसूस कर सकता है कि इसमें बारिश होने वाला है कि नहीं होने वाला है। और जब लार्ज स्केल क्लाउड होता है जो लो प्रेशर सिस्टम से, तब तो इसका प्रेडिक्शन भी होता है अच्छा ढंग से और इसका जानकारी भी पता चल जाता है। जब क्लाउड नीचे आ जाते हैं, क्लाउड बेस नीचे आ रहे हैं तो बारिश होना जरूरी है। अच्छा, तो सनद रहे जनता कि जब भी गोभी के जैसा आप बादल देखेंगे तो गोभी जैसा दिखने वाला बादल बरसने वाला बादल है, और वो जो सिलेंड्रिकल बादल है जिनको डॉक्टर महापात्र ने बताया कि बहुत खतरनाक होता है। अब एक चूंकि अभी आपने इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की और ऑब्जर्वेशनल, मैं सिर्फ और एक बात छोड़ दिया मेजरमेंट के बारे में। आप पूछ रहे थे बादल कैसे मेजर करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिलोमीटर। आजकल वो पहले नहीं था, सिलोमीटर के जरिए आप क्लाउड का हाइट, बेस ऑफ द क्लाउड मेजर कर सकते हैं।
अच्छा, क्लाउड डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा अभी जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट में आप क्लाउड भी क्लासीफाई कर सकते हैं। रडार में क्लाउड क्लासीफाई कर सकते हैं। जो मैं रडार बताया आपको, रडार ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो क्लाउड को नीचे से देख रहे हैं, क्योंकि रडार इज ग्राउंड बेस्ड, इसलिए रडार का डिटेक्शन बेहतर है सैटेलाइट से। अच्छा, सैटेलाइट ऊपर से देख रहे हैं, 36,000 किलोमीटर हाइट से देख रहे हैं। जो क्लाउड डेवलप होता है वो क्लाउड स्ट्रेट नहीं रहता है, क्योंकि क्लाउड एक एटमॉस्फेयर के अंदर है। अब स्ट्रॉन्ग विंड है एट हाइट ऑफ 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो क्लाउड टिल्ट हो जाता है। और मैं बोला आपको सैटेलाइट क्या करता है ना, सैटेलाइट टॉप ऑफ द क्लाउड को मेजर कर रहे हैं। क्लाउड का बेस यहाँ है, सैटेलाइट मेजर कर रहे हैं यहाँ। सो लोकेशन ऑफ द क्लाउड विल बी डिफर्ड, विल बी एरोनियस इन सैटेलाइट। इसी को पैराडॉक्स एरर टाइप का है हम बोलते हैं। और एक तो पैरेलल पैराडॉक्स भी है, हाँ, मगर रडार ऑब्जर्वेशन जो है नीचे से है, हाँ। इसलिए वो सबसे करेक्ट होता है और सबसे बेस्ट होता है जो ग्राउंड ट्रूथ होता है। इसमें आपने इतना चूंकि वही मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सेंसर्स वगैरह को सुनकर मुझे एक चीज़ जो, लेकिन अभी इसमें एक्यूरेसी की जो बात है कि 100%, अभी आपने कहा कि 24 घंटे का तक तो वेदर बता सकते हैं, लेकिन अब कई बार हम लोग जैसे देखते हैं सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं कि यार मौसम विभाग ने प्रिडिक्ट किया था, बारिश हो गया, बताओ उनके चक्कर में फंस गया। तो उस तरह की एक लाइट ट्रोलिंग भी होती है कि तो इसको आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्यूरेसी के सवाल को और इस तरह के रिएक्शंस को? एक्यूरेसी बोलने से पहले मैं आपको और थोड़ा जो डेवलपमेंट हुआ फोरकास्टिंग प्रोसेस में इसमें बता दूं, सो दैट आप अप्रिशिएट कर लेंगे एक्यूरेसी के बारे में। ये जो सिनेप्टिक मीटरोलॉजी से फोरकास्ट शुरू होता है, जो कि 24 आवर्स तक फोरकास्ट हम दे सकते थे, इसके जाते हुए जब धीरे धीरे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग हुआ, लोग क्लाइमेटोलॉजी डेवलप किए। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है ना, एवरेज कंडीशन, एवरेज कंडीशन ऑफ प्रोसेसेस लीडिंग टू द रेनफॉल, एवरेज प्रोसेस ऑफ कंडीशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, डिप्रेशन, साइक्लोन्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो इसको क्लाइमेटोलॉजी बोला गया और ये सिनेप्टिक नॉलेज भी इसके साथ जोड़ा गया। सो फोरकास्ट, क्लाइमेटोलॉजिकल मेथड फोरकास्ट भी शुरू हो गया। इसके बाद सिनेप्टिक क्लाइमेटोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ सिनेप्टिक एंड क्लाइमेटिक नॉलेज शुरू हुआ। तो ये सभी का क्या होता है कि लिमिटेड मेमोरी होता है। जैसे सिनेप्टिक में आप 24 आवर्स, क्लाइमेटोलॉजी में से लिमिटेड मेमोरी होता है। 24 आवर्स बियॉन्ड प्रेडिक्ट करना इसमें बड़ा मुश्किल था। इसलिए दुनिया भर में लोग सोचे कि हमको डायनामिक मेथड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और 1930 में शुरू हुआ डायनामिक मेथड। लॉरेंस एक थ्योरी थी, लॉरेंस थ्योरी, कि एक बटरफ्लाई फॉर एग्जांपल, कि कोई एक बटरफ्लाई अफ्रीका में फ्लैपिंग कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में हो सकता है। और इंडिया में कोई बटरफ्लाई इसे फ्लैपिंग कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट वहाँ कोई तितली उड़ेगी तो यहाँ पर असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? हाँ। क्या थ्योरी है? क्योंकि एटमॉस्फेयर कोई बाउंड्री नहीं है। अच्छा। एटमॉस्फेयर, ओशन और अर्थ, यहाँ भी कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो उनका इम्पैक्ट वहाँ होगा और इनका इम्पैक्ट होगा। उन्होंने और एक बात बताया कि ये प्रेडिक्टेबल है। अच्छा, यस, उन्होंने बोला कि हम एटमॉस्फेयर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हेंस वेदर को प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वहाँ से शुरू हुआ डायनामिक प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। और इसको देखते हुए फिर धीरे धीरे लोग सोचे कि कैसे। सो पहले लोग, डायनामिक का मतलब होता है मोशन, सो एटमॉस्फेयर मोशन को एड्रेस किए। सो न्यूटन्स लॉ जो हम बेसिक पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को 3 डायमेंशन पे 3 इक्वेशंस डिफाइन किया गया। इसके बाद लोग सोचे कि भाई इसमें तो गैसेस है, सो थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस, तो गैस इक्वेशन हम पढ़े हैं, बॉयल्स-लॉ, चार्ल्स वगैरह, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वगैरह, वो भी इसमें अप्लाई किया जाता है। देन लोग देखें भाई ये तो मॉइस्चर इज बड़ा इंपॉर्टेंट, कि मॉइस्चर की वजह से तो बारिश होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा, डस्ट स्टॉर्म होगा वगैरह, सब मॉइस्चर इक्वेशन है कहा गया। फिर देखें कि इसमें एटमॉस्फेयर में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सो एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लाया गया। सो ऐसे ही टोटल 7 इक्वेशंस डिफाइन किया गया। और 7 इक्वेशंस जो है डिफाइन किया गया, ये सब इक्वेशंस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब होता है, मैं थोड़ा साइंस में चला जाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ तो आई ट्रैवल 2 किलोमीटर इन स्ट्रेट लाइन, another 2 किलोमीटर इन स्ट्रेट लाइन, देन आई ट्रैवल्ड हाउ मच? 4 किलोमीटर। मैं एक कर्व्ड रोड में गया 2 किलोमीटर, देन अगेन और एक कर्व रोड में गया 2 किलोमीटर, मैं कितना दूर गया? ये तो कर्व है, कैसे कर्व है, नहीं पता। इट मे नॉट बी पॉसिबल दैट इट विल 4 किलोमीटर, है ना? हाँ, बिल्कुल, यही है नॉन लिनियरिटी। अच्छा, सो एटमॉस्फेयर इज ए नॉन लिनियर प्रोसेस। आप कह रहे हैं कि ये 2, यहाँ पर 2 जोड़ 2 4 हो, ये जरूरी नहीं है, यहाँ जरूरी पर नहीं है।
5 हो सकता है क्योंकि डायनामिक है, डायनामिक पूरे टाइम मूव कर रहा है, हाँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी भी बदल रहा है, तो हम कितने के एक्यूरेट हो सकते हैं? मतलब अगर 100 एक स्केल है तो आप बताइए कितने 5 से 3 हो सकता है। सो इसको देखते हुए इसलिए धीरे धीरे एक 1 डायमेंशनल इक्वेशन, 2 डायमेंशनल इक्वेशन, 3 डायमेंशनल इक्वेशन डेवलप किया गया और उससे कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम वेव फॉर्म में इसको डिफाइन किया गया एटमॉस्फेयर को, एंड ग्लोबल मॉडल डेवलप किया गया। सो अभी इंडिया में ग्लोबल मॉडल है, 2 फॉर्म का ग्लोबल मॉडल है और इसका रिजोल्यूशन है 12.5 किलोमीटर, यानी एवरी 12.5 किलोमीटर में फोरकास्ट प्रोडक्ट जनरेट हो सकता है, ये सभी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। जैसे मैं बोल रहा था कि एक नॉनलीनियर सिस्टम है, नॉनलीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स है। न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स की एसम्पशन यही है कि आप फास्ट गेस लो, फास्ट गेस लो, अच्छा, माने जो ऑब्जर्वेशन से इसको गैस करके फिर फोरकास्ट आप कर सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट लेते हुए ये रहा कि वेदर फोरकास्टिंग इज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अच्छा, यानी आपका इनिशियल वैल्यू सही रहे तो फोरकास्ट सही होगा, इनिशियल वैल्यू रॉन्ग हो जाए तो फोरकास्ट रॉन्ग होगा। सो इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है कि इनिशियल ऑब्जर्वेशंस। सो इसीलिए वर्ल्ड वाइड जितना मीटरोलॉजिकल एजेंसी है सभी कोशिश करते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईली क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हाईली फ्रीक्वेंट, मोर फ्रीक्वेंट अगेन एंड अगेन ऑब्जर्वेशन लिया जाए। नंबर 3, मोर डेंस ऑब्जर्वेशन लिया जाए। अच्छा, माने जितने फ्रीक्वेंट, मोर इंटेंस ऑब्जर्वेशंस, बार बार लेना है, बहुत सारा लेना है और जितना क्वालिटी लेना है, क्वालिटी गुणात्मक ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए। ओवर द पीरियड ये सब इम्प्रूव हुआ है। आप देखेंगे, भारतवर्ष की बात करता हूँ, आप देखेंगे रिसेंट 5 ईयर्स में फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 40% इम्प्रूव हुआ है 2018 to 2022 कंपेयर टू 2013 to 2017। आप साइक्लोन की बात करें, हीट वेव बात करें, कोल्ड वेव बात करें कि हेवी रेनफॉल बात करें, सभी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। साइक्लोन की बात करूं तो आप पता है कि यूनाइटेड नेशंस के सभी तो इसको अप्रिशिएट किए हैं। पिन पॉइंटेड फोरकास्ट एक्यूरेसी, लैंडफॉल फोरकास्ट एरर ऑलमोस्ट 0 के साथ प्रेडिक्ट किया गया है मनी केसेस में, पर कभी कभी ये एरर हो सकता है। हेवी रेनफॉल फोरकास्ट एक्यूरेसी अभी 2022 मानसून सीजन में हमारा एक्यूरेसी था 78%। हीट वेव कोल्ड वेव फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 92% है, क्योंकि इट इज ईजियर हीट वेव कोल्ड वेव। थंडरस्टॉर्म फोरकास्ट एक्यूरेसी 86% है, जो 24 आवर्स अहेड हम बोलते हैं। 24 आवर्स बिफोर थंडरस्टॉर्म फोरकास्ट डिफिकल्ट है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक स्मॉल स्केल फेनोमेना है, 2-3 घंटे का लाइफ पीरियड होता है और स्मॉल स्केल है इसका, 10 किलोमीटर एरिया में कि 20 किलोमीटर एरिया में ये डेवलप होता है, इसलिए इसका प्रेडिक्शन दुनिया भर में डिफिकल्ट होता है, मगर ओवर द पीरियड इम्प्रूव हो रहा है। जैसे मैं बताया कि 40% इम्प्रूव हुआ है पास्ट 5 ईयर्स में। और सिमिलरली आप लाइटनिंग देखें, सिर्फ दुनिया में 5 कंट्री हैं जहां लाइटनिंग फोरकास्ट होता है, इंडिया इज वन ऑफ देम। हम 2019 में मैं चेयरमैन था टास्क टीम का, जब यही दिल्ली और आगरा के बीच में 2018 में एक भीषण लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म हुआ था, 86 पीपल डाइड। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड सभी जगह में ह्यू एंड क्राई हुआ एंड वी डिसाइडेड दैट वी हैव टू डू समथिंग फॉर लाइटनिंग फोरकास्ट। फिर एक टास्क टीम बना गया एंड मुझे चेयरमैन किया गया था, एंड वी केम अप एज प्रॉमिस्ड बाय अप्रैल 2019 हमने इंट्रोड्यूस किया डायनेमिकल मॉडलिंग फॉर लाइटनिंग फोरकास्ट। तो अभी आप डायरेक्टर जनरल नहीं बने अभी, क्योंकि अगस्त में आपने चार्ज अज्यूम किया है और ये अप्रैल की बात है। यस, अच्छा, ओके। डॉक्टर मोहापात्र, एक चूंकि अभी आपने ग्लोबल मॉडल की बात की, तो एक ग्लोबल चिंता है, चूंकि आप एक वेदर साइंटिस्ट हैं और लगातार वेदर पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जैसे आजकल ही, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, और फरवरी में हम हीट वेव की बात कर रहे थे जिसकी वजह से गेहूं पर नुकसान पड़ रहा था, और अभी अप्रैल में हम मॉनसून से पहले अनियमित बारिश देख रहे हैं। तो ये सवाल वहीं जाकर जा रहा है जहाँ पे मैं इशारा करना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत, मतलब विकास, सारी विकसित देशों ने इस पर चिंता जाहिर की है। UNWHO लगातार वार्निंग दे रहा है। इंडोनेशिया में तो उनको अपनी कैपिटल बदलनी पड़ रही है क्योंकि वो कैपिटल पूरी धंस रही है, मतलब इतनी स्थिति ख़राब है। और मतलब हमारे देश में जिस तरीके के कदम लिए जा रहे हैं और जिस तरीके के कदम लिए जाने, इसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्लाइमेट चेंज इज़ ए फैक्ट। दुनिया भर में अभी एक्सेप्ट कर लिए हैं कि क्लाइमेट चेंज
एक फैक्ट है और हमको क्लाइमेट चेंज के साथ ही चलना है। और क्लाइमेट चेंज को आप विश्लेषण करें, इसका 3 एस्पेक्ट्स होता है। एक होता है साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, दूसरा होता है एडाप्टेशन। साइंस मतलब संकेत वाला साइंस या विज्ञान वाला साइंस? विज्ञान वाला साइंस, ठीक। साइंस ऑफ क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट चेंज के विज्ञान। दूसरा होता है क्लाइमेट चेंज के एडाप्टेशन, तीसरा होता है मिटिगेशन प्रोसेस। सो फिर हम साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो इसमें भी 3 एस्पेक्ट्स होता है। एक होता है कि डिटेक्शन, पहले हम डिटेक्ट करें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है क्लाइमेट चेंज। दूसरा होता है कि एट्रीब्यूशन, क्या चेंज हो रहा है ये क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, क्या ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से हो रहा है। और तीसरा होता है प्रोजेक्शंस। ये सभी चीज़ों को देखते हुए वेरियस पॉलिसी फ्रेमवर्क इंटरनेशनली डेवलप किया गया, स्टार्टिंग विथ 1992 UNFCCC। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया एंड मेजर ब्रेक थ्रू आया, फिर सेंडाई फ्रेमवर्क, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिफाइन किए। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिफाइन किया गया। फर्स्ट गोल रहा कि नो लाइफ शुड बी लॉस्ट, सेकंड वन गया कि देयर शुड बी लाइवलीहुड शुड बी सस्टेन्ड। सो लाइक दैट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 13 नंबर जो है वो है क्लाइमेट एक्शंस। सो क्लाइमेट चेंज को देखते हुए क्लाइमेट एक्शंस के ऊपर जोर दिया गया कि हमने ऐसे एक्शन लेना चाहिए, क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करें, क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करें, क्लाइमेट को अप्लाई करें, जैसे कि हमारा सस्टेनेबल लाइफ हो, लाइवलीहुड हो। सो इसके ऊपर सभी कंट्री काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस 2022 में WMO के साथ मिलकर एक कॉमन स्लोगन दिए हैं, वो है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। अच्छा, इसका मतलब होता है कि सभी को अर्ली वार्निंग मिलना चाहिए। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए पहला पदक्षेप है कि आप अर्ली वार्निंग को सुदृढ़ करो, क्योंकि दूसरा सभी जो है स्ट्रक्चरल मेजर्स है। स्ट्रक्चरल मेजर्स के लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मगर अर्ली वार्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर के लिए आप $1 स्पेंड करेंगे तो $100 आपको रिटर्न मिलेगा, जितना सेविंग होता है। सो अर्ली वार्निंग अभी जो स्टेटस है पूरा वर्ल्ड में, ओनली 55% ऑफ द कंट्रीज हैव अर्ली वार्निंग सिस्टम। उन दूसरे कंट्री के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है ही नहीं। और स्पेशली वही जो कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, आइलैंड नेशंस और मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया इस हिसाब से बहुत आगे है। इंडिया में सभी तरीका का वेदर रिलेटेड सीवियर हजार्ड के लिए अर्ली वार्निंग है। मैं ये सोचता हूँ, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज ऐसे एक फिनोमेना है, इसमें इम्पैक्ट में कोई बाउंड्री नहीं है, और जो ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है वो वर्स्ट सफरर नहीं है। जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट नहीं किया वो वर्स्ट सफरर है। जैसे मैंने बताया कि आपको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कि आइलैंड नेशंस, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है टुवर्ड्स इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, मगर वो सबसे ज़्यादा कोस्टल स्टेशंस, कोस्टल एरियाज, कोस्टल स्टेट्स आर द वर्स्ट सफरर्स। ओके, फॉर एग्जांपल द हिल एरियाज आर द वर्स्ट सफरर्स, मगर जो कि कंट्रीब्यूशन उनके ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया का कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे, स्टडी जो आया है, जो 1.15 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है, इसमें इंडिया का टेम्परेचर कंडीशन है 0.08 डिग्री सेल्सियस। जब आप डेवलप कंट्री लाइक USA और यूरोपियन कंट्री देखेंगे, उनका टेम्परेचर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, 0.8 और समथिंग दैट है। अच्छा, सो इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन एज ए कंट्री ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी हम लोगों का रोल है, मैंने टोटल ह्यूमन सोसाइटी के लिए बोल रहा हूँ, एवरी इंडिविजुअल को apart from the macro level processes, large scale processes being taken up by the international agencies, central agencies, state agencies, every individual can also contribute. अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, उनका सोर्स क्या है और सिंक क्या है। से मेजर सोर्स है ग्रीन हाउस गैस का ये पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन राइज को कंट्रोल करना है। नंबर 2 सोर्स ऑफ इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री हमारा सस्टेनेबल होना, ऐसे नहीं कि हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे, इंडस्ट्री सस्टेनेबल होना चाहिए जैसे ग्रीन हाउस गैस मिनिमम हो। तीसरा होता है जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऐसे हो जिसमें ग्रीन हाउस गैस मिनिमम हो। तो चौथा होता है कि एनर्जी सेक्टर, हमारा एनर्जी जनरेशन ऐसे हो जिसमें हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम हो जाए। सो लाइक दैट, जैसे प्लास्टिक यूज, ऐसे प्लास्टिक है जिसकी नॉन डिग्रेडेबल है। सो नॉन डिग्रेडेबल नहीं होगा तो इसका जो गैस निकल के इसका इम्पैक्ट रहेगा, ग्रीन हाउस गैस भी है ये। सो लाइक दैट हमको पता है ये सभी सोर्स को हम इंडिविजुअल स्तर पर, नहीं तो जो ऑफिस में हम हेड कर रहे हैं, नहीं तो जो ऑर्गेनाइजेशन को हम हेड कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री को हम हेड कर रहे हैं,
वहाँ इसको मोबिलाइज करें तो काफ़ी हद तक हम इसको सुधार ला सकते हैं। हम अभिमन्यु जैसे रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे अभिमन्यु को पता था चक्रव्यूह जाने के लिए और आने के लिए पता नहीं था, मगर उन्होंने गया कि उनको सेव करने, पांडवों को सेव करने के लिए। मगर यहाँ भी हम लोगों को पता है, मगर कभी कभी हमारा कंफर्ट को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बैठे हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो हम 25 में रख सकते हैं, मगर 20 करना ज़रूरत नहीं है, मगर कभी हम कर लेते हैं। सिमिलरली हम पास मार्केट को जा रहे हैं, पैदल में जा सकते हैं, मगर हम गाड़ी के बिना नहीं जाते हैं। घर में एक गाड़ी काफ़ी है, मगर हम स्वाभिमान के साथ 3 गाड़ी रखते हैं। सो सिमिलरली सो हम ऐसे कंस्ट्रक्शन करें हाउस का, जैसे कि रूफटॉप कूलिंग हो सकता है, हमारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे हम घर में बैठे हैं तो ज़रूरत है तो फैन लगाए और इलेक्ट्रिसिटी लगे, जब हम घर से निकल गए सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम बंद कर दें। कि अननेसेसरी जो हम कंज्यूम करते हैं एनर्जी, वो सभी एनर्जी आजकल डोमिनेंटली डिपेंडेंट है कन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर, जैसे थर्मल पावर, जिसको हम कम करने के लिए जा रहे हैं। और इसमें इसलिए इंडिविजुअल लेवल पर सिमिलर हमारा कुछ भी देख लीजिए आप, हमारा डे टू डे लिविंग, हमारा फूड, सभी केस में हम थोड़ा से नियंत्रित हो जाए, थोड़ा से सचेत हो जाए और दूसरे को सचेत करें, तब हम इंडिविजुअली भी क्लाइमेट चेंज जैसे भयानक इम्पैक्ट को रोक सकते हैं। मतलब कुछ सहूलियतें छोड़नी पड़ेंगी ताकि जीवन बचा रहे और सहूलियतें रखने के लिए हम मुक्त हो सकें। स्पेशली हमको सोचना है फ्यूचर जनरेशंस। राइट। हम सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हमारे सन, हमारे ग्रैंडसन के ग्रैंडडॉटर के बारे में सोचना चाहिए। उनको हम जैसे हम आप देख लीजिए, एवरी हाउस होल्ड में पेरेंट्स यही सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरा पोता कि मेरा सन और ग्रैंडसन डॉटर में फैमिली सर्वाइव करना चाहिए, उनके लिए मैं संपत्ति रख कर जाऊँ, उनका नाम पे ऐसे करके जाऊँ, मैं कैश बैलेंस रख कर जाऊँ। क्यों सोचते हैं? टू एश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फैमिली। मगर वो शॉर्ट टर्म सस्टेनेबिलिटी है, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं सोचते हैं कि भाई ये टोटल एनवायरनमेंट का क्या होगा, परिवेश भी प्रदूषित नहीं होना चाहिए, परिवेश सस्टेन होना चाहिए, जिसको कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहेगा हमारे फैमिली का। सो ये भी फैमिली को सोचना चाहिए आजकल कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कैसे वेदर, क्लाइमेट, वाटर को सस्टेनेबल रखें। मतलब कि ये भी सोचना है कि किस तरह की संपत्ति छोड़नी है, एक बेहतर प्रकृति छोड़ना एक बेहतर संपत्ति। सर मैं आपसे मेरे पास तो अभी भी बहुत सवाल हैं, लेकिन अब चूंकि हम लोग की घंटी बज गई है, तो मैं कुछ सोशल मीडिया पर जब हम लोगों ने पोस्ट किया कि हमारे पास साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया आ रहे हैं, तो लोगों ने कुछ ऐसे अपने मिथ्स जो लोगों के पास होते हैं ना वैसे पूछे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका छोटे छोटे में जवाब दें ताकि लोग। तो एक तो ये लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा सच में होता है कि हरे पेड़ या काले उस पर बिजली जल्दी गिरती है, क्या ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई यही है, जो टॉल पेड़ होता है हाँ उसमें बिजली गिरता है। अच्छा, उसका रंग से कोई मतलब नहीं? हरित के साथ कोई, अच्छा, हरित के साथ कोई। जैसे लोग कहते हैं कि भैंस पे गिर जाती है क्योंकि वो काली होती है, ऐसा क्योंकि वो ऑब्जॉर्व करता है, वो ऐसा कलर है जो ऑब्जॉर्व करता है। क्या बिजली का नहीं? ऐसा नहीं है, कोई कलर के साथ रिलेशन नहीं है। मगर भैंस यूजुअली क्या होता है कि ओपन फील्ड में वो होते हैं, और ओपन फील्ड में कोई पेड़, बड़ा पेड़ भी होता नहीं, इसलिए डायरेक्ट हीट कभी कभी। सिर्फ भैंस क्यों, आप देखेंगे हमारा जो स्टडी है लाइटनिंग का, ज़्यादा तक जो 2500 डेथ हर साल हो रहा है, उसमें ज़्यादा डेथ हो रहा है मानसून सीजन पे, मेनली जुलाई अगस्त पे, और ज़्यादा डेथ हो रहा है फार्मर्स को। इसका रीजन यही है क्योंकि ओपन फील्ड में है, वहाँ बड़ा पेड़ नहीं है, जब लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा है जो भी है उनको स्ट्राइक करता है। एक चीज सर ये बताइए, लोगों ने बहुत पूछा हमसे कि बादल फटने का क्या मतलब है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे बादल है वो बहुत ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी तो अचानक से सारा गिर गया, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन तो बादल फटना किसको कहते हैं? ये एक फेनोमेना है जिसको इंग्लिश में क्लाउड बर्स्ट और हिंदी में हम बादल फट गया बोलते हैं। मगर एक्चुअल फैक्ट ये है, जो मैं क्लाउड की बात कर रहा था, थंडरस्टॉर्म क्लाउड बोल रहा था, कि बहुत वेरी डेंस क्लाउड होता है और एक सिलेंडर टाइप एक डेप्थ होता है, अप टू हाइट 15 किलोमीटर हो जाता है, जैसे हाथी का ट्रंक होता है, ऐसे दिखाई देता है, बहुत स्ट्रांग, ऊपर से एक सिरस क्लाउड जैसे जाता है। सो ये क्लाउड यूजुअली मानसून सीजन में डेवलप होता है, ज़्यादा तक जब ये हिली एरिया में डेवलप हो जाता है। हिल एरिया में क्या होता है कि एडिशन टू मानसून सर्कुलेशन, हिल का एक स्पेशल रोल होता है, वो अपलिफ्टिंग कराते हैं एयर मास को। अच्छा। इसलिए क्लाउड ज़्यादा डेंस हो जाता है और एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसमें ज़्यादा वाटर पार्टिकल होता है ये क्लाउड में तब। और 1 घंटे में जब 10 सेंटीमीटर जैसे बारिश हो जाता है, इसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। एक और चीज़ बस यहीं पे बता दीजिए, ये भी हमारे सवाल में है कि ये सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नापने का क्या मतलब होता है? मतलब ये
क्या ये ज़मीन से उतनी ऊंची दूरी पे किसकी बात हो रही है? मिलीमीटर जब आप कहते हैं कि 10 मिलीमीटर बारिश हुई, 10 सेंटीमीटर बारिश, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही होता है, कोई एक आप प्लेन एरिया लीजिए जहाँ कोई रन ऑफ नहीं हो रहा है, जहाँ कोई रेडिएशन होकर बने इवापोरेशन होकर बारिश नहीं जा रहा है, जहाँ कोई पर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वहाँ बारिश होगा तो कितना हाइट होगा वाटर का। जब मैं बोलता हूँ कि 10 सेंटीमीटर बारिश हुआ है 1 घंटे में, इसका मतलब होता है एक प्लेन सरफेस में जहाँ कोई रन ऑफ नहीं हो रहा है, जहाँ कोई पर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जहाँ कोई इवापोरेशन नहीं हो रहा है, वहाँ वाटर का हाइट होगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मतलब जैसे एक शीशे का हम बक्सा ले लें बहुत बड़ा सा, और अगर उसमें बारिश हो तो 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हुई, मतलब 10 सेंटीमीटर, वो कहीं बक्सा खाली नहीं है, कहीं से निकलना नहीं चाहिए पानी। जैसे 10 सेंटीमीटर क्या होगा, हाफ नी डीप हो गया आपका। राइट, तो वो उस केस में हम कहेंगे बादल फटना। इसमें अच्छा, एक लोगों की चिंता, जो हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज पर भी बात की, एक लोगों की चिंता है क्या सच में एक दिन ऐसा आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रहा है, मैं बात कर रहा था, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल बात कर रहा था। सो ये जो थ्रेट है, इसलिए जो मिटिगेशन मेजर्स के, एडाप्टेशन मेजर्स की बात कर रहा था, सिर्फ एडाप्टेशन मिटिगेशन मेजर्स हमारा सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के लिए नहीं, पॉलिटिकल लाइफ के लिए नहीं, मगर हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंप्रूव करना है वो जरूरी होता है। इसलिए कंटिन्यूसली मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंसेस अर्ली वार्निंग सिस्टम इंप्रूव करता है। IMD नोडल एजेंसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, नेशनल मेट्रोलॉजी फोरकास्टिंग, इनक्वायस, मैनी इंस्टीट्यूट्स को लेकर हम कोलाबरेटिवली ऑब्जर्वेशन सिस्टम इंप्रूव कराते हैं, मॉडलिंग इंप्रूव कराते रहते हैं। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा था हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंट स्मॉल स्केल इवेंट लाइक थंडरस्टॉर्म्स, हेवी रेनफॉल भी बढ़ रहा है। सो इसे डिटेक्ट करने के लिए आपको वेरी डेंस नेटवर्क चाहिए। इसलिए हम रडार का ऑब्जर्वेशन बढ़ा के हम 62 रडार रखने के लिए हम टारगेट रखे हैं। बाई 2025 तक हम ये जाएंगे 62, एटलीस्ट 49 हो जाएगा और प्लानिंग स्टेज में 62 जाएगा। सिमिलरली सैटेलाइट में भी बहुत सारे रिजोल्यूशन बढ़ना चाहिए, वो बढ़ रहा है भी। और ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन भी, ऑटोमेटिक बेस्ड स्टेशन, ऑटोमेटिक रेनगेजेस, अदर विंड प्रोफाइलर, माइक्रो रेडियोमीटर से बढ़ा रहे हैं। जो न्यूमेरिकल मॉडलिंग सिस्टम है, इसका भी इंप्रूव करते हुए जो 12 किलोमीटर रिजोल्यूशन में बोल रहा था, इसको 5 किलोमीटर रिजोल्यूशन करने के लिए, सो दैट हम पंचायत लेवल पे और विलेज लेवल पे हम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। हमारा तो टारगेट यही है कि आप जहाँ भी हो, आपको वेदर का इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, और कभी भी आप चाहें आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, और आपका ज़रूरत के हिसाब से। और ये हमारा टारगेट है बाई 2025। ये तो अभी मैं जैसे बोला था, यूनाइटेड नेशंस और WMO ने स्लोगन दिया, हमने स्लोगन दिए हैं 2019 में कि हम ऐसे करेंगे भारतवर्ष में बाई 2025। कोई भी हर टाइम, हर मौसम घर मौसम ऐसे बोला था हमने, जो भी एट एनी टाइम आप मौसम का जानकारी जो भी आपका ज़रूरत है वो आपको उपलब्ध होगा। दूसरा, और दूसरा है कि ये क्लाइमेट को देखते हुए जो सिर्फ बारिश का पूर्वानुमान नहीं करते हुए, बारिश का प्रभाव में क्या हो सकता है, जिसको इम्पैक्ट फोरकास्ट बोलते हैं, इसको हम इंट्रोड्यूस किए हैं सभी वेदर के लिए। इसको डायनामिक हम कर रहे हैं, साइक्लोन के लिए कर चुके हैं, अभी हेवी रेनफॉल, हीट वेव, थंडरस्टॉर्म करके कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपका गांव, आपका शहर का कोई भी वार्ड में कहाँ इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कौन सा स्लम को आपको इवैक्यूएट करना चाहिए, कौन सा स्लम में इनंडेशन कितना होगा, और कौन सा ट्रांसपोर्ट लाइन, जैसे गूगल में जाते हैं तो आजकल आप पता चल जाता है कि कहाँ रस से आप लेन चेंज करते हैं। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए ना ये इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कितना बारिश हो गया और कितना बारिश होने वाला है, वेरी ग्रैनुलर मैनर पे। सो ये सभी को हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट बोलते हैं। और इसके साथ साथ सेक्टोरल एप्लीकेशंस, जो आप देखिए कोई भी एक सेक्टर अभी बाकी नहीं है जहां वेदर और क्लाइमेट का इम्पैक्ट नहीं बढ़ रहा है, और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ और इम्पैक्ट बढ़ता रहेगा। सो इसलिए हम उपहित एक हम एक्रोनिम दिए थे कि अर्बन सेक्टर, पावर सेक्टर, हाइड्रोलॉजी एंड हेल्थ सेक्टर, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है एविएशन, मैराइन एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट और रेल। ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है जहां हम ऑलरेडी मजबूत किए हैं और फर्दर मजबूत करना है। जैसे कोई भी सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी नेगेटिवली प्रभावित न हो, रेदर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन साथ हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़ते रहे। इसमें हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो लॉस हो रहा है, 5% लॉस होता है ग्लोबली बिकॉज ऑफ द डिजास्टर्स, इसको हम मिनिमाइज कर दें, रेदर इसके साथ साथ हम भी सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट लाएं। सो जो आप बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के वजह से, ये सभी हम कोलाबरेटिवली विद इन द कंट्री एंड ऑल्सो इंटरनेशनल के साथ मिलते हुए हम हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसके साथ साथ ये इम्पैक्ट बेस्ड रिस्क असेसमेंट सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं।
एक सर लास्ट सवाल है और एक लाइटर नोट का सवाल है। ऐसे आपने देखा होगा कि मतलब कोई भी कला में मौसम, चूंकि मौसम इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है इंसान से, तो कलाकारों ने भी जब लिखा तो खूब लिखा। तो आप जैसे आप लोग सुनते हैं वो गाने उस तरह के कि तुम आए तो बारिश आ गई, तो आपके ऊपर वो आपको नहीं लगता है कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, हम तो इतना साइंस कर रहे हैं, साइंस में हम लगातार मेथड लगा रहे हैं और ये कहते रहे कि तुम्हारे आ जाने पे बारिश आ जाती है, तुम निकलते हो तो बारिश आ जाती है। तो आप लोग उस तरह का कुछ जोक है आपका इंटरनल? नहीं, वो तो देखिए मानसून जो है हमारा लाइफ है और 70 to 90% ऑफ रेनफॉल मानसून में होता है और अभी भी एग्रीकल्चर 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर 60%, राइट, क्योंकि हमारा पास इतना माने लाइवलीहुड है एग्रीकल्चर और इरिगेटेड एरिया बहुत लिमिटेड है। सो इसलिए बारिश के साथ हमारे सभी फेस्टिवल्स भी देखिए जुड़ा हुआ है, सभी फोकलोर भी देखिए जुड़े हुए हैं। और इसमें भी जैसे हमारा क्लाइमेटोलॉजी की बात कर रहा था, लोगों का जो अनुभूति है, एक्सपीरियंस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको लेकर बहुत सारे फोकलोर डेवलप हुआ है, जिसको लेकर वो प्रेडिक्ट भी करते हैं कि शनि 7 फॉर एग्जाम्पल शनि 7 मंगल 3 और सभी दिन हर सभी बारिश दिन ऐसे एक होता है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे फोकलोर है जिसको भी तब उन्होंने डेवलप किए हैं, इसका कुछ यूटिलिटी भी हुआ है तब। मगर अभी जो ज़माना है ये पूरा इंस्ट्रूमेंटल, साइंस बेस्ड, मैन मशीन इंटरेक्शन, वेल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जरिए में जारी होता है। सो मैं मानता हूं कि अभी भी एरर है और ये एरर जीरो होना मुश्किल है। दुनिया भर में एरर है क्योंकि ये एक नॉन लीनियर सिस्टम है, जैसे मैं बोल रहा था आपको, एरर रहेगा, मगर एरर डिक्रीज हो रहा है और रिजोल्यूशन ऑफ फोरकास्ट भी धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है। पहले हम सिर्फ राज्य स्तर पर फोरकास्ट दे रहे थे, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मानसून को पूरा एक फिगर बता रहे थे पूरा इंडिया में कैसे बारिश होगा, मगर लास्ट 3 इयर्स में हम पूरा रहे कि पूरा इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, कहाँ ज़्यादा बारिश होगा, कहाँ कम बारिश होगा, कहाँ सामान्य बारिश रहेगा, टेम्परेचर की हालत भी ऐसे हम बता रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो सीवियर वेदर का पूर्वानुमान पहले ऐसे कुछ नहीं था, स्पेसिफिक नहीं था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उड़ीसा सुपर साइक्लोन में फोरकास्ट था कि साइक्लोन गोपालपुर से सागर आइलैंड तक क्रॉस 480 किलोमीटर, क्या एक्शन लेंगे डिजास्टर मैनेजर्स। वो धीरे धीरे एक दिन पहले 28 को बोला कि पारादीप के पास जाएगा। सो बहुत सारे अनसर्टेनिटी रिड्यूस हुआ है, मगर अभी 5 दिन पहले बोला जा रहे हैं कि कहाँ ये क्रॉस करेगा, कितना इंटेंस जाएगा, जिसको पाथे करके मैंने यूटिलाइज करके एक्शन लिया जा रहा है। हीट वेव की बात करें, अभी देखिए नंबर ऑफ डेथ्स 2000 था 2015 में, अभी सिर्फ 10 and 15 हो रहा है। हेवी रेनफॉल बात करें, केदारनाथ एपिसोड आपको पता होगा जो 2013 में हुआ था, 4500 लोग मर गए थे। मैं मानता हूँ तब जो फोरकास्ट था एक जनरलाइज फोरकास्ट था, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट नहीं था, कलर कोडेड वार्निंग नहीं था, वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं था टूरिस्ट के लिए कि लोकल पॉपुलेशन के लिए, हिल एरिया के लिए, और जिसकी वजह से कोई रेस्पॉन्स सेक्शन ऐसे नहीं हो पाया। मगर सिमिलर इंसिडेंट हुआ 2021 अक्टूबर में, 49 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ केदारनाथ एरिया में, उस एरिया में। मगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड गवर्नमेंट, IMD, स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज मिलकर ऐसे काम किए कि नंबर ऑफ डेथ्स वाज लिमिटेड टू 30 ओनली। सो ये सक्सेस स्टोरी है इंडिया का कि कैसे ऑल कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम इकट्ठे मिलकर नंबर ऑफ डेथ्स को रिड्यूस किए हैं। मगर अभी चैलेंज ये है कि प्रॉपर्टी लॉस जो हो रहा है दुनिया भर में बढ़ रहा है, इंडिया में भी बढ़ रहा है, कैसे हम प्रॉपर्टी लॉस को मिनिमाइज करें। इसके लिए सॉल्यूशन है इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, रिस्क बेस्ड वार्निंग, जिसमें हर स्टेट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी, रिमोट सेंसिंग एजेंसी काम कर रहे हैं। और मेरा उम्मीद यही है कि हम इसमें सक्षम होंगे और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लाइफ को और फर्दर मिनिमाइज करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहपात्रा हमसे बात करने के लिए। लल्लन टॉप बैठकी का ये एपिसोड आपको कैसे लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन बताएं। बैठकी में हम और किन लोगों से, जैसे कि आज मैंने आपको शुरुआत में एपिसोड में बताया था कि आज सबक का दिन है, तो आपको भी बहुत कुछ पता चला होगा। हमारे लिए मौसम बस इस तरह का होता है कि आज मौसम अच्छा है या आज मौसम ख़राब है, लेकिन मौसम किन किन चीज़ों से होकर गुजरता है उसको कुछ लोग हैं जो आपके आश्चर्यों पर लगातार काम कर रहे हैं, उनमें से एक को आपने सुना। हमारे साथ थे मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्र,
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब Thank हमसे बात करने के लिए और इतना समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।